आज के क्लास में हम लोग क्लाइडी विलयन का रक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में स्कंदन के बारे में पढ़े थे। स्कंदन का हम लोग दो प्रोसेस देखे थे। किसी भी क्लाइडी विलयन को स्कंदित कैसे किया जा सकता है, मतलब क्लाइडी विलयन है तो उसका आकार को बदल के फिर से उसको क्लाइडी विलयन ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उसको हम लोग देखे थे। तो दो तरीका देखे थे, एक विद्युत अपघटन का और एक दूसरा तरीका हम लोग देखे थे कि विपरीत आवेश वाले दो क्लाइडिक विलयन को क्या करे, आपस में मिला दे, तो उससे भी क्या हो जाता है, स्कंदन की घटना हो जाता है। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्लाइडी विलयन का रक्षण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे अब बात करेंगे तो बायोफाइटिक सॉल्व के अस्थायित्व के लिए उनमें किसी विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा उपस्थित होता है। अब देखो, बायोफॉबिलिक सॉल्व के कल हम लोग देखे थे बायोफॉबिलिक सॉल्व के बारे में देखे थे, जो मिलाने के बाद क्या हो रहा था, अलग अलग विलयन को आपस में मिलाने से एक प्लस आवेश वाला एक माइनस आवेश वाला तो उसका स्कंदन हो जा रहा था। तो किसी वैद्युत अपघटन के अल्प मात्रा की उपस्थिति में अगर अत्यंत आवश्यक है, किंतु विद्युत अपघटन के अधिक मात्रा रहने से कोलाइडी कण एक साथ क्या हो जाता है, जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेता था, जिसको हम लोग क्या अवक्षेपित बोलते हैं कि अवक्षेपित हो जाता है, ठोस के रूप ले लेता है। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, स्कंदन कह रहे थे। तो लायोफॉबिलिक सॉल्व के अस्थायित्व के लिए उनमें विद्युत अपघटन की अल्प मात्रा दिया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो कोलाइडी सॉल्व का स्कंदन को रोकने के लिए अब हम यहाँ पर बात क्या, इसका रक्षण का मतलब बचाना। तो अब इसका मतलब क्या है, हम लोग स्कंदन को इसका स्कंदन को क्या करना है, रोकना है। तब इसके स्कंदन को रोकने के लिए क्या उपाय है, तो उसके बारे में दिया हुआ कोलाइडी सॉल्व का स्कंदन को रोकने के लिए लायोफॉबिलिक कोलाइडी सॉल्व के अधिक मात्रा में मिला दी जाए और विद्युत अपघटन के प्रति काफ़ी अस्थायी हो जाती है। अगर ये लायोफॉबिलिक सॉल्व को ज़्यादा मात्रा में मिला दिया जाए तो ये विद्युत अपघटन के प्रति काफ़ी अस्थायी हो जाता है। मतलब अगर विद्युत अपघटन घटना कराते भी है तो उसको समाप्त नहीं होने देता है, उसको ख़त्म नहीं होने देता है। तो लायोफॉबिलिक कोलाइड सॉल्व इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि अगर गोल्ड के कोलाइडी सॉल्व, यदि गोल्ड के कोलाइडी सॉल्व में यदि सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए, कोई गोल्ड का कोलाइडी सॉल्व है, कोई गोल्ड का कोलाइडी सॉल्व बना हुआ है, अगर उसमें तो कोलाइडी सॉल्व का मतलब भी होता है कि एक कोलाइडी विलयन है जिसमें क्या है, तो परिक्षेपण के रूप में क्या है, तो परिक्षेपण के रूप में इसमें लिक्विड होता है, द्रव होता है, और परिक्षेप पदार्थ जो इसमें मिल जाता है वो क्या होता है, ठोस के रूप में होता है। तो वैसे कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्व के नाम से जानते हैं। ठीक, तो कोलाइडी सॉल्व के एक विलयन ले रहे हैं गोल्ड का कोलाइडी सॉल्व ले रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड अगर इसमें मिला देते हैं, कौन सा पदार्थ, तो सोडियम क्लोराइड अगर इसमें मिला देते हैं तो गोल्ड अवक्षेपित या स्कंदित हो जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, गोल्ड जो होता है अवक्षेपित हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, गोल्ड जो होता है अवक्षेपित हो जाता है। इसलिए सोडियम क्लोराइड जो होता है वो विद्युत अपघटन का काम करता है। किंतु कोलाइडी सॉल्व में यदि जिलेटिन का अल्प मात्रा मिला दिया जाए, लेकिन अगर इसी कोलाइडी विलयन में अगर जेलेटिन का मात्रा मिला देते, यदि जेलेटिन का मात्रा मिला दी जाए तो सोडियम क्लोराइड द्वारा गोल्ड का अवक्षेपण या स्कंदन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसका स्कंदन को रोकने के लिए अगर सोडियम क्लोराइड मिला भी दिए, हम चाहते हैं कि ये स्कंदित न हो, अवक्षेपण न हो, मतलब ये जूट का बड़ा कण का निर्माण न करे, उसके लिए इसमें क्या करते थे, इसमें एक हम लोग जेलेटिन का पदार्थ इसमें मिला देते हैं अल्प मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में। ऐसा कार्य के लिए प्रयुक्त लियोफिलिक क्लोराइड सॉल्व की रक्षक क्लोराइड सॉल्व कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रक्षक क्लोराइड सॉल्व कहते हैं, इसलिए कि कोलाइडी सॉल्व को क्या कर रहा है, रक्षक का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं। तथा इस प्रकार प्राप्त लायोफॉबिलिक कोलाइड सॉल्व के रक्षित कोलाइडी सॉल्व कहते हैं। तो इस प्रकार के ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोलाइडी सॉल्व कहते हैं। अब इसमें चाहोगे तो कुछ थ्योरी भी लिख सकते हैं। थ्योरी तो सबसे पहले लिखना है, हेडिंग क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है कोलाइडी विलयन का रक्षण, कोलाइडी विलयन का रक्षण। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कोई विद्युत अपघटन पदार्थ मिला रहे हैं उसका क्या स्कंदन करने के लिए, लेकिन उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करें, इसमें कोई अलग पदार्थ मिला दे रहे हैं, जिससे इससे क्या हो जा रहा है, इसका रक्षण हो जा रहा है। इसमें अगर लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक इसमें हम लोग लिख सकते हैं
कोलाइडी सॉल्ट के स्कंदन को रोकने के लिए लायोफेविलिक क्लोराइड सॉल्ट की अधिक मात्रा मिला दी जाती है। जैसे अधिक मात्रा में यहाँ पर देख सकते हैं क्या मिला रहे थे, जिलेटिन का पदार्थ इसमें मिला दे रहे थे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। आगे दिया है गोल्ड संख्या। ये गोल्ड संख्या क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गोल्ड संख्या का अगर बात करेंगे हम लोग तो लायोफेविलिक क्लोराइड सॉल्टों की रक्षण शक्तियाँ भिन्न भिन्न होती है। अब देखो लियोफेविलिक क्लोराइड जो हम बना रहे हैं, जिसमें हम अलग से कोई पदार्थ डाल रहे हैं, अब इसका शक्ति अलग अलग होता है, सबका शक्ति एक प्रकार का नहीं होता है। किसी रक्षक क्लोराइडी सॉल्ट के मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे गोल्ड की मानक क्लोराइडी सॉल्ट 10 ml में डालने पर सोडियम क्लोराइड के 10% बिलियन के 1 ml द्वारा होने वाले गोल्ड सॉल्ट स्कंदन को रोकता है। अब देखो बताया जा रहा है यहाँ पे, अगर हम उस बिलियन में हम कितना, मान लो कोई क्लोराइडी बिलियन है, अगर उसमें हम क्या मिला रहे हैं तो सोडियम मिला रहे हैं। सोडियम हम उसमें क्या कर दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मिला दे रहे हैं। अब सोडियम क्लोराइड मिलाने से क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड मिलाने से वो क्या हो जाता है, स्कंदन होने लगता है। अगर 10% सोडियम क्लोराइड, जितना बिलियन है उसका 10% क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड मिला दे रहे हैं। अब ये मिलाने से इसका स्कंदन होने लगता है, लेकिन इसको स्कंदन को रोकने के लिए हम 10 ml क्या कर रहे हैं, उसमें एक पदार्थ डाल दे रहे जो क्या करेगा, उसको रोकने का काम करेगा। तो ये जो 10 ml जो पदार्थ डाले हैं, ये कितना क्लोराइडी कण के स्कंदन को रोकेगा, तो 1 मिलीलीटर को रोकेगा। ये कितना रोकेगा, 1 मिलीलीटर को क्या करता है, रोकता है। तो 10 मिलीलीटर अगर हम लोग क्या करते हैं, 10 मिलीलीटर अगर हम रक्षक को मिलाते हैं, जो क्या करेगा, उसको स्कंदन से रोकेगा। तो उस रक्षक को 10 मिलीलीटर में आते तो कितना को रोकेगा, 1 को रोकेगा। तो 10 1 को रोकेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो उसी क्लोराइडी सॉल्ट की क्या करते हैं, गोल्ड संख्या कहलाता है। तो उसी को क्या करते हैं हम, मतलब 10 क्या कर रहे हैं, 1 को रोक रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड संख्या के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग 10 गोल्ड संख्या के नाम से जानते हैं। तो ये हम कहीं देखे भी थे, क्वेश्चन आता है, इसलिए गोल्ड संख्या हेडिंग डाल लेना है। क्या करना है, तो गोल्ड संख्या हेडिंग डाल लेना है, और उसका डिफिनीशन के रूप में यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। डिफिनीशन के रूप में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि 10 ml जो रक्षक होगा वो 1 ml क्लोराइडी विलयन को इसके अंदर से क्या करता है, रोकता है। आगे दिया है हाइड्रोफिलिक क्लोराइडी सॉल्ट के गोल्ड संख्या जितनी ही कम होती है उसकी रक्षण शक्ति उतना ही अधिक होती है। तो यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो लायोफिलिक क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसके गोल्ड संख्या जितना कम रहेगा उसका रक्षक संख्या उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। उसकी रक्षक संख्या क्या होता है, उतनी। अब कुछ पदार्थ के यहाँ पर गोल्ड संख्या भी दिया हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं। जेलेटिन का गोल्ड संख्या दिया हुआ है, तो ये टेबल बनाना है, इसलिए गोल्ड संख्या के बारे में थोड़ा बहुत पूछता है। जेलेटिन का गोल्ड संख्या इतना होता है, ये जिसका मान जितना कम रहेगा उसको कोलाइडी का स्कंदन होने से उतना ही ज़्यादा रुकेगा। मतलब कोई बोलेगा कि इसमें से कौन सा पदार्थ मिलाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा, कोलाइडी कण को बनने से, कोलाइडी कण के स्कंदन होने से रोकेगा। तो ऑब्वियस है कि इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, जेलेटिन हो जाएगा। इसलिए जेलेटिन का सबसे कम गोल्ड संख्या होता है, जेलेटिन का सबसे कम गोल्ड संख्या होता है। इसलिए जेलेटिन में सबसे ज़्यादा शक्ति होता है क्या करने का, तो स्कंदन को रोकने का। क्या करने का, स्कंदन को। स्कंदन मतलब होता है जब कोलाइडी कण होता है छोटा छोटा, तो उसको क्या होता है, जब कोलाइडी कण होता है छोटा छोटा, तो ये क्या होता है कि अगर स्कंदन घटने लगता है, सब एक जगह जुड़ कर क्या लगता है, 12 कणों का ये निर्माण करने लगता है। तो उसी को रोकने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक रक्षक के रूप में कुछ पदार्थ डालते हैं, जिसमें हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, जेलेटिन डाल सकते हैं, होमोग्लोबिन डाल सकते हैं, सोडियम ऑलिएट डाल सकते हैं, सोडियम कैसिनेट डाल सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन रोकने का काम करेगा, तो जेलेटिन रोकने का काम करेगा। ऐसा क्यों करेगा, इसलिए कि सबसे इसका गोल्ड संख्या क्या होता है, कम होता है। ठीक, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि पायस ग्रुप में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग पायस ग्रुप में पढ़ेंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला जो टेबल बताया उस टेबल को लिख लेना है। अगर पायस के रूप में हम लोग बात करेंगे तो पायस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग सॉल्व पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सॉल्व पढ़ रहे थे। तो उसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था था वो ठोस था, और परिक्षेपण माध्यम था वो क्या था, द्रव था। लेकिन पायस किसको कहते हैं, तो पायस वैसा पदार्थ होता है जैसा
कोलाइडी विलयन होता है जिसमें दोनों का दोनों क्या होता है, द्रव के रूप में रहता है। परिक्षिप प्रवास्ता और परिक्षेपण माध्यम दोनों का दोनों क्या होता है, द्रव के रूप में होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। तो पायस जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एमल्सन भी कहते हैं। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। दूसरे शब्द में पायस में एक द्रव के सूक्ष्म कण दूसरे द्रव के परिक्षेपित रहते हैं। मतलब एक द्रव के सूक्ष्म छोटा छोटा कण होता है, वो दूसरे में क्या होते हैं, मिले हुए रहते हैं। कोई भी दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रव पायस का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी दो द्रव जो कि पूरी तरह से न मिले या आंशिक रूप से मिले, वो कभी भी पायस का निर्माण नहीं कर सकते। पायस का निर्माण तभी होगा जब पूरी तरह से उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरी तरह से मिल जाएगा दोनों द्रव, तभी जाकर उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायस कहते हैं, ठीक। तो देखो ऐसा होता है, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसका दो प्रकार, पायस के दो प्रकार होते हैं। नीचे पहले हेडिंग डालना है क्या कि पायस के दो प्रकार होते हैं, आगे लिखना है पायस के दो प्रकार होते हैं। पायस के दो प्रकार होते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे पायस के दो प्रकार होते हैं। तब पहला एक नंबर देख के लिखना है इसमें क्या, तेल के जल में पायस। तेल का जल में पायस, मतलब तेल का जल में पायस। जल में मतलब तेल को हम क्या कर रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। तेल का जल में पायस मतलब तेल को क्या कर रहे हैं, जल में मिला रहे हैं। इसमें तेल जल में परिक्षेपित रहता है। इसमें तेल जो होता है जल में क्या होता है, मिला हुआ रहता है। तेल को जल में मिलाते हैं, उसको तेल में जल का पायस कहते हैं। तो वैसे लिखा हुआ है इनमें तेल जल में परिक्षेपित है यदि किसी तेल के अल्प मात्रा को जल में अत्यधिक मात्रा में डाल दे। इसमें जल का मात्रा ज़्यादा रहेगा, तेल का मात्रा कम रहेगा, डाल कर अच्छी तरह से मिला दिया जाए तो इस प्रकार से निर्मित पायस को तेल का जल में पायस कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से लिखना है, ठीक है। तेल में जल का पायस हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अगर एग्जाम्पल का उदाहरण का बात करते हैं तो उदाहरण भी इसमें लिख लेना है। दूध तथा वेनिशिंग क्रीम जो होता है, दूध में एक क्रीम मिलाया जाता है जो मार्केट में दूध मिलता है, तो वही इसका क्या है, उदाहरण है। तो वेनिशिंग क्रीम मिलाया जाता है दूध में, तो दूध क्या करते हैं, तो दूध में वेनिशिंग क्रीम इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो दूसरा होता है जल का तेल में पायस। तो जल को अब तेल में मिलाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, तेल को जल में मिला रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जल को तेल में मिलाएंगे। तो 2 नंबर देकर इसको लिखना है जल का तेल में पायस। यदि जल का अत्यल्प मात्रा, जल का मात्रा कम रहेगा, तेल का मात्रा अधिक रहेगा, तेल के अत्यधिक में डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाए, इस प्रकार से निर्मित पायस को हम लोग क्या कहते हैं, तेल में पायस कहते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है तो एग्जाम्पल देके मक्खन लिख सकते हैं। मक्खन में ऐसा होता है कि जल कम मात्रा में रहता है और तेल क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है। जल कम मात्रा में रहता है और तेल क्या रहता है, ज़्यादा मात्रा में रहता है। इसको उदाहरण के रूप में यहाँ से लिख लेना है। पूरा अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो डिफिनीशन पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। डिफिनीशन जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल मक्खन लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पायसी कारक क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि पायसी कारक क्या होता है। तो पायसी कारक यहाँ पर दिया हुआ है। पायसी कारक इमल्सिफाइंग एजेंट जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। किंतु उपयुक्त विधि से बनाए गए पायस, जिससे ऊपर हम लोग जो पायस बनाए, जल में तेल और तेल में जल, पायस अस्थाई होते हैं। ये अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है। कुछ समय तक छोड़ देने के बाद ये स्पर्श सतहों पर बढ़ जाते हैं। 2 स्पर्श सतहों में ये क्या होने लगता है, देखते हैं कि जो दूध होता है तो दूध में हम लोग देखते हैं, तो दूध में हम लोग देखते हैं कि तेल ऊपर ऊपर आने लगता है, दहाने लगता है।
इस प्रकार से हम लोग देखने को मिलता है किसी पायस को अस्थाई बनाने के लिए, अगर हम लोग चाहते हैं कोई पायस अस्थाई बन जाए, तो अस्थाई बनाने के लिए साबुन, जिलेटिन, गोंद आदि जैसे किसी बाह्य पदार्थ को पायस में क्या करते हैं, डालने की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से कोई भी पदार्थ डाल देते हैं पायस के अंदर तो अस्थाई हो जाता है। इस बाह्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। जो बाह्य पदार्थ डालते हैं पायस में, एक बाह्य पदार्थ डालते हैं उसको अस्थाई बनाने के लिए, उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। सबसे पहले पायसी कारक हेडिंग डालना है, और हेडिंग डाल के पर यहाँ से देखना है, यहाँ से किसी पायस को अस्थाई बनाने के लिए साबुन, जिलेटिन जैसे पदार्थ को पायस में डालने की आवश्यकता पड़ती है, और इसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। यहाँ तक लिख लेना, ठीक। और इसको अस्थाई बनाने की ज़रूरत क्यों होती है, इसलिए पायस जो होता है वो अस्थाई होता है। वो क्या होता है, अस्थाई होता है। उसको कुछ समय छोड़ देने से उसका सतह क्या होने लगता है, बंटने लगता है, ठीक। तो पायस को अस्थाई बनाने के लिए कुछ पदार्थ डालना पड़ता है, जैसे साबुन, जिलेटिन, गोंद, तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। यह पायसी कारक परिक्षेपित प्रवस्था की प्रत्येक बिंदु के चतुर्दिक एक पतली तह बना लेता है, जिससे बूंदे आपस में एक साथ सट नहीं पाता है। वह चीज़ लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, जो परिक्षेपित प्रवस्था का पदार्थ होता है, जो मिलाते हैं, जैसे मान लो कि जल में अगर तेल मिलाते हैं, तेल मिलाते, तेल का जो पदार्थ होता है, अब ये पायसी कारक जब पदार्थ को डालते हैं तो उसके चारों तरफ उसको क्या कर देता है, उसको कण को ढक लेता है, जिसके कारण उसके कण को इकट्ठा होने नहीं देता है, उसके कण को इकट्ठा होने नहीं देता है। जिससे अगर हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में दो पदार्थ मिला हुआ है। पहले एक पदार्थ को दिखा देते हैं ऐसे डॉट डॉट से, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पदार्थ को डाल रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक पदार्थ को डाल रहे हैं, छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, इसमें एक पदार्थ को हम डाल रहे हैं, ठीक है। अब ये होगा क्या कि अगर इसको जैसे ही छोड़ेंगे ना, ये छोटा छोटा जो बूंदा है वो सब के सब एक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो छोटा छोटा बूंदा दिख रहा है ब्लू कलर का, वो सब एक साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब मिलकर क्या कर लेगा, सब इकट्ठा होकर अलग होने लगेगा, अगर जो पायस का निर्माण किए। लेकिन इसमें अगर पायसी कारक पदार्थ मिला देते हैं, इसके कण, ये जो इसके कण है, इसके कण के सतह पर वो जाकर चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको उस कण को मिलने नहीं देता है, वो आपस में उसको मिलने नहीं देता है, जिसके कारण पायस जो होता है वो क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। जिसके कारण जो पायस जो होता है वो अस्थाई हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब पायस का कुछ गुण दिया हुआ है, जिसको छोड़ सकते, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी जैसे कोलाइडी कण का कण गति करता है, इसका भी कण उसी प्रकार से गति करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, इसमें वो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये चीज़ को याद ही रखना है, जो दूध का एग्जाम्पल होता है, जल में तेल होता है, जल में क्या होता है, तेल होता है, मतलब जल में क्या तेल को मिलाते हैं, वो दूध एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मक्खन का बात करेंगे तो उसका उल्टा होता है, वो तेल में क्या होता है, जल होता है, मतलब तेल के अंदर जल मिला हुआ रहता है, ठीक। तो वो मक्खन होता है। तो दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पर जल में तेल मतलब जल का मात्रा ज़्यादा रहेगा, तेल का मात्रा कम रहेगा। मक्खन जो एग्जाम्पल होगा उसमें क्या रहेगा, तेल का मात्रा ज़्यादा होगा, जल का मात्रा कम रहेगा, ठीक। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक। अब ये पृष्ठ सक्रिय कारक क्या होते हैं, हम जानते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक हम जानते हैं कि साबुन को जल में घुलाने पर, साबुन को क्या करते हैं, जब जल में घुलाते हैं तो जल में घुलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव मतलब पृष्ठ जो उसको खींचता है, खींच कर क्या करता है, फैलाता, तो उसी को हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो अगर साबुन को जल में घुला देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम देखने को मिलता है। ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव को पृष्ठ तनाव कम कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसे कोई भी पदार्थ जो मिलाने से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या कर दे, कम कर दे, पृष्ठ तनाव क्या कर दे, कम कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। तो ये सब कुछ पदार्थ होता है जो पे क्या करते हैं, उसके
जो जो उसका पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव को कम, सरफेस टेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या करता है, उसके कम कर देता है। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। तो इसको यहाँ से पृष्ठ तनाव कारक हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, और इसका एग्जाम्पल 1-2 लिख लेना है। साबुन, सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 एग्जाम्पल लिख लो, बस काफ़ी है। ठीक, इतना इसको लिख लेना है, सिंपल है। पृष्ठ तनाव का मतलब फिर यहाँ पर समझाते हैं। मान लो कि यहाँ पर कोई द्रव है, तो द्रव देखते अपने आप कहते हैं सतह पर ऐसे फैलता है, इसके या एक दूसरे के सतह पर क्या होता है, गति करके ये वृद्धि करते जाता है, फैलते जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसके पृष्ठ के सतह पर क्या होता है, इसके सतह पर चाहिए, इसके पानी चारों तरफ से रहता है, तो इसके सतह पर जो एक बोल सकते हैं बल टाइप का लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब जो हम लोग अभी तक हम लोग पायस के बारे में पढ़ रहे थे, अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वो जेल के बारे में पढ़ेंगे। तो जेल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। वह कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित किया जाता है। बात ध्यान में रखना कि एक द्रव को किस में मिलाया जाता है, ठोस के अंदर मिलाया जाता है। एक द्रव को ठोस के अंदर मिलाया जाता है, ठोस के अंदर मिलाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जेल कहते हैं। अभी तक देखो सॉल के बारे में पढ़े थे, तो सॉल में क्या था, अगर ध्यान होगा तो सॉल में क्या था, तो सॉल में था कि एक ठोस को द्रव के अंदर मिला रहे थे, तो वैसे कोलाइडी विलयन को सॉल्व कर रहे थे। जब एक द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो उसको हम लोग पायस कहते हैं। जेल किसको कहते हैं, जब एक द्रव को ठोस के अंदर मिलाते हैं। ये दोनों सॉल और जेल में अंतर है। सॉल में क्या कर रहे हैं, एक ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, और ये जेल में क्या कर रहे हैं, एक द्रव को ठोस के अंदर मिला रहे हैं, तो उसको हम लोग जेल कह रहे हैं। परिक्षेपण माध्यम में वितरित किया जाता है, जेल कहलाता है। जेल का सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, हेडिंग डाल के यहाँ से जेल का डेफिनेशन लिख लेना है, ठीक है, कि जेल कहलाता है। कोलाइडी विलयन में के स्कंदन के समय कभी कभी अवक्षेप के साथ द्रव भी पृथक हो जाते हैं। तो कभी कभी कोलाइडी विलयन का स्कंदन होने लगता है, जो जमने लगता है, जो जमता है, जो पदार्थ एक कोना में मान लो कि जम गया, तो इसके साथ बेसिकली हम लोग जेल के बारे में बात कर रहे थे। अब ये बनने का रीज़न बताया जा रहा है कि हम लोग देखते हैं कि एक अगर कंटेनर है और इसके विलयन में जो स्कंदन की घटना हुआ है, मान लो कोई पदार्थ जम गया है, तो उसके साथ हम लोग देखते हैं कि उसके साथ कुछ ठोस, उसके साथ कुछ द्रव भी क्या होता है उसमें मिला हुआ अलग हो जाता है, कुछ द्रव भी उसके साथ पृथक हो जाता है। मतलब जब ठोस जमता है तो उसके अंदर कुछ द्रव भी पृथक हो जाता है। जो पृथक हो जाता है, जो ठोस और छेप के अंदर छोटे छोटे कणों के रूप में क्या हो जाता है, विषित हो जाता है। ठोस के अंदर क्या होता है, उसी के अंदर जाकर बैठ जाता है। तो ठोस और द्रव के इस संयुक्त अवक्षेप को ही हम लोग क्या कह देते हैं, जेल कह देते हैं। तो ठोस के अंदर कोई ठोस पदार्थ है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कण, अगर इसके अंदर छोटा छोटा होल होता है, और इस होल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कण जाके बैठ जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे कण जाके बैठ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। अब इसके बनाने की विधि दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो जेल को बनाने की विधि अगर देखेंगे, ठंडा करके, पहले क्या किया जाता है, ठंडा करके इसको बनाया जाता है। तो अनुकोलाइडी विलयन को ठंडा करके जेल बनाई जाती है। तो अनुकोलाइडी विलयन अगर है, उसको ठंडा करके जेल बना, अगर और जेलेटिन की जेल इस विधि से आसानी से बनाई जा सकती है। ठंडा करने पर जल युक्त कण अपना अस्तित्व खो देता है। तो ठंडा अगर किसी कोलाइडी विलयन को करते हैं, तो जो उसमें जल युक्त कण होता है, जो जल का कण होता है, वो अपना अस्तित्व को क्या करता है, खो देता है, और फूल कर इतने बड़े हो जाते हैं कि अंत में परिक्षेपण माध्यम उन्हीं कणों के अंदर समा जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इसको जब ठंडा करते हैं, तो जो ये परिक्षेपण मिलता है, अवक्षेप मिलता है, इसी अवक्षेप के अंदर क्या हो जाता है कि ये जल का जो कण होता है समा जाता है और ये फूल जाता है।
इसी के अंदर क्या हो जाता है, समा जाता है। और जैसे कोई चीज़ में अगर जल सोख लेता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फूल जाता है, जैसे चना बोल सकते हैं। तो चना क्या करता है, चना हम लोग देखते हैं कि रात को फुलाते हैं तो सुबह में क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो किस कारण से, तो उसके अंदर क्या होता है, जल सोख लेता है। तो वो भी बोल सकते हैं कि वो क्या है, ठोस में द्रव का क्या किया है, मिश्रण किए, ठोस में द्रव का मिश्रण हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं। दूसरा विधि अपनाया जाता है द्रव अपघटन विधि। दूसरा विधि अपनाया जाता है द्रव अपघटन विधि। तो सोडियम सिलिकेट के विलयन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से सिलिसिक अम्ल की जेल बनती है। तो जलयोजन के कारण इस प्रकार बना हुआ सिलिसिट अम्ल देखने में जिलेटिन जैसा लगता है और यह शीघ्र ही ठोस जेल के रूप में जम जाता है। तो यहाँ पर भी एक द्वि अपघटन कराकर यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि यहाँ पर अभिक्रिया दिया हुआ है। इस अभिक्रिया को कराकर भी जेल का निर्माण कराया जाता है। जेल हमेशा कैसे बनेगा, तो एक क्या करेगा, कोई विलयन बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ठोस के रूप में पहले कुछ पदार्थ जम जाएगा और उसी ठोस में क्या होता है, कुछ जल योजन हो जाता है, मतलब वो जल सोख लेता है और फूला फूला सा दिखने लगता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभी से उस सबको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जेल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों लिखने की विधि जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। तीसरा एक दिया है, विलयन परिवर्तन द्वारा भी जेल का निर्माण किया जा सकता है। कैल्शियम एसीटेट के संतृप्त विलयन को अल्कोहल में क्या किया जाए, अल्कोहल में डालकर मिश्रण करके खूब हिलाने से कैल्शियम एसीटेट का जेल प्राप्त हो जाता है। तो इससे भी जेल का निर्माण हो जाता है। जेल के गुण होता है, कुछ छोड़ देने पर जेल सिकुड़ कर सिमट जाती है, लेकिन अगर इसको छोड़ दे, ऐसे मुक्त छोड़ दिया जाए तो फिर से ये जेल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए सूख कर उसमें से जल क्या हो जाता है, वापस निकल जाता है और जल जब वापस निकल जाएगा तो जेल नहीं रह जाएगा। ठीक, अब एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, मीसेल्स। अभी तक देखो हम लोग कुछ टर्म जाने, सॉल, पायस, जेल। अब यहाँ पर टर्म आ रहा है क्या, तो मीसेल्स। तो मीसेल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। साबुन और संश्लेषित अपमार्जकों को, साबुन और संश्लेषित अपमार्जकों के अणु कोलाइडी कणों, यहाँ पर बात करेंगे किसका, अगर हम लोग बात करेंगे मिसेल्स का, तो इसमें बताया जा रहा है साबुन और संश्लेषित अपमार्जक। जो साबुन होता है या जो अपमार्जक बनाया जाता है, जो कुछ भी साफ वगैरह करने के लिए सर्फ वगैरह जो बनाया जाता है, कि अणु का बात करेंगे तो कोलाइडी कणों से क्या होता है, छोटे होते हैं। तो इनका जो कण होता है वो कोलाइडी कण से छोटे होते हैं, किंतु सांद्र विलयन में इसके बहुत से अणु एक साथ जुड़कर, लेकिन अगर इसका विलयन क्या कर दिया जाए, सांद्र कर दिया जाए, तो इसका बहुत सारा जो अणु होता है एक साथ जुड़कर कोलाइडी आकार के अणु का निर्माण कर लेते हैं। ये पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि जब अगर एक कोई तनु विलयन है तो उसका कण जो होता है कोलाइडी कण के आकार का नहीं होता है, उसका कण छोटा छोटा होता है। और ये किसका एग्जाम्पल है, साबुन और संश्लेषित अपमार्जक जो होता है उसका एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इसको सांद्र कर दिया जाए, इसमें जो परीक्षित परवास्ता मिला रहे उसका मात्रा अधिक कर दिया जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है कि वो कण जुड़कर कोलाइडी कण का आकार लेना शुरू कर देता है। तो जब कोलाइडी कण का आकार लेना शुरू कर देता है, वे पदार्थ जिसमें अणु की किसी विशेष विलायक के संपर्क में आकर स्वतः एक साथ जुटकर कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं, संयोजित कोलाइडी कण कहलाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजित कोलाइडी कण कहलाते हैं। और विलयन में साबुन या संश्लेषित अपमार्जक के कोलाइडी आकार वाले बृहद कण को, जब वो बड़ा बड़ा जो कण बना, उसी को हम लोग क्या नाम देते थे, मिसेल्स के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स के नाम से जानते हैं। तो मिसेल्स हेडिंग डाल के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। बात समझ में आया कि जब भी अगर कोई कोलाइडी विलयन है, ठीक है, या सॉरी कोलाइडी विलयन है, कोई भी एक विलयन है जिसका कण छोटा है, कोलाइडी कण से क्या है, छोटा है, जैसे किसका विलयन, साबुन या अपमार्जक का कोई विलयन हो सकता है। ठीक, तो उस प्रकार का जब विलयन रहता है तो उसमें क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, उसको सांद्र विलयन बनाते हैं। तो सांद्र विलयन बनाने के कारण उसका कण का तो एक साथ जुड़ने लगता है और जुड़कर जो कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग संयोजित कोलाइडी कहते हैं। और उसमें जो छोटा छोटा कण से, जो छोटा छोटा कण था उसको मिलने से एक बड़ा बड़ा कण का निर्माण होने लगा, एक बड़ा बड़ा कण का निर्माण होने लगा। तो उसी बड़े बड़े कण को हम लोग क्या कहते हैं, मिसेल्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इतना लिख लेना है जितना बोला गया। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि मिसेस एक निश्चित ताप तथा एक निश्चित सांद्रण के ऊपर होने पर ही बनते हैं। तो मिसेस ऐसा नहीं किसी भी ताप पर बन जाएगा, तो ये या किसी भी सांद्रण में बन जाएगा। अब उसमें कितना मात्रा मिलाएंगे कि जिसका सांद्रण ज़्यादा हो जाए। मान लो कि अगर एक विलयन है, इसमें कितना मात्रा में विलय मिलाए, कितना मात्रा में विलय मिलाते जाए जिससे क्या उसका कण जुड़ना शुरू हो जाए और इसका ताप क्या रखे, तो वो सब फिक्स होना चाहिए। जिस ताप पर ये बनता है, जिस ताप पर मिसेस का निर्माण होता है, उसको हम लोग एक नाम देते हैं क्राफ्ट ताप। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राफ्ट ताप के नाम से जानते हैं। जिस सांद्रण पर ये विलयन क्या होने लगता है, कोलाइडी विलयन बन जाता है, उसको हम लोग, उस सांद्रण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे साबुन का। तो साबुन का एक सूत्र होता है सोडियम ओलिएट। सोडियम ओलिएट जिसमें देख सकते हैं 17 कार्बन होता है, हाइड्रोजन 33 को हाइड्रोजन होता है, एक इसमें कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप समूह जुड़ा रहता है, इसमें Na+ रहता है। तो ये साबुन का सूत्र होता है। इसका अणु जल में आयनित होकर, जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये आयन के रूप में टूट जाता है और ये ऋणायन वाला पार्ट बनता है और ये धनायन वाला पार्ट बनता है। तो जैसे इसको जल में डालते हैं इस साबुन को, तो इस प्रकार से ये टूट जाता है। जो ऋणायन वाला है पार्ट बना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरेट आयन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरिएट आयन के नाम से जानते हैं। तो साबुन का ये सूत्र है, ध्यान में रखना है। जैसे इसको जल में डालते हैं तो ये 2 आयनों में टूट जाता है, एक धनायन एक ऋणायन। और जो ऋणायन वाला टूटता है उसको हम लोग स्टीयरेट आयन के नाम से जानते हैं। और साबुन का जो नाम होता है वो क्या होता है, तो सोडियम ओलिएट बोलते हैं उसको। ठीक, अगर ये 70% स्टीयरेट आयन परस्पर जुड़कर कोलाइडी आकार के मिश्र बनाते हैं। अब देखो, यही जो यहाँ पर बोल सकते, यही जो यहाँ पे आयन है, यही जो आयन है, यही क्या होता है, आपस में जुड़ के बड़े बड़े कणों का निर्माण करता है, जिससे उसका आकार कैसा हो जाता है, कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है। जिससे उसका आकार कैसा हो जाता है, कोलाइडी कण के आकार के बराबर हो जाता है। अगर हम एलिएट का बात करेंगे तो पहले ही बात कर दी है कि एलिएट में हम लोग कार्बन देखेंगे तो एलिएट आयन का एलिएट जो आयन यहाँ पर बना हुआ है, इसका अगर बात करेंगे, इसमें देख सकते हैं कितना कार्बन है, 17 कार्बन है और 33 वो हाइड्रोजन है, जो कि अध्रुवीय होता है। ये ध्रुवीय नहीं होता, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में, जिसे मतलब इसमें कोई ध्रुव उत्पन्न नहीं होता है, जिसे हम लोग पुच्छल्ला कहते हैं, जिसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखना, इसको हम लोग टेल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टेल कहते हैं। ये मिसल का केंद्र की ओर निर्देशित करता है। इसका ये मिसल का क्या होता है, केंद्र होता है, ये केंद्र की ओर निर्देशित करता है। और दूसरा देखो, ये वाला जो पार्ट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग टेल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग टेल कहते हैं। और जो ये आगे वाला पार्ट होता है, ये ध्रुवीय होता है। जो पीछे वाला ये पार्ट होता है, ये अध्रुवीय होता है। और जो ये आगे वाला पार्ट होता है, वो ध्रुवीय होता है। इस बात को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साबुन का हेड कहते हैं। तो ये कब होता है, पानी में डालने से, इसको हम लोग हेड कहते हैं। और ये ध्रुवीय होता है हेड, और ये अध्रुवीय होता है टेल। इस बात को ध्यान में रखना है। जो जल में के अणुओं के से संयोजित होकर मिसेल्स से बाहर की ओर निर्देशित करता है। अब देखो, जो ये ध्रुवीय वाला होता है, जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, ये ध्रुवीय होता है। जो हेड होता है, ये जल के अणु के साथ मिल जाता है। ये जल के अणु के साथ क्या होता है, मिलना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ जुड़ के रहना चाहता है। कौन, तो जो हेड होता है। हेड कौन होता है, तो जो ये कार्बोक्सिलिक वाला जो समूह होता है, वही हेड होता है। ये ध्रुवीय भी होता है। इस बात को ध्यान रखना है। मिसेल्स के बाहर की ओर निर्देशित करता है। आगे देखते हैं, तो ओलिएट आयन 17 कार्बन परमाणुओं की एक लंबी श्रृंखला है, जिसके एक सिरे पर ध्रुवीय, ये वाला ध्रुव होता है, ध्रुव समूह होता है। हाइड्रोकार्बन वाले श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाली जो श्रृंखला होता है, ये टेढ़ी मेढ़ी रहती है। जिसे चित्र इतना में भी दिखाया गया वो चीज़ लिखा हुआ है, तरंगीय रेखा द्वारा, जबकि ध्रुवीय शीर्ष के रिक्त वृत्त के द्वारा होता है। लेकिन इसका जो आगे वाला जो शीर्ष होता है, ये वृत्त के आकृति का दिखता है। ये वृत्त का आकृति का दिखता है। इस बात को ध्यान में रखना है।
चूँकि पिछले वाला जल में अभिलय होते हैं, ये जो जो पीछे वाला टेल होता है, तो जो टेल होता है वो जल में अभिलय होता है, मतलब जल में नहीं मिलता है। तभी थोड़ा देर पहले ही बताए कि जो टेल होता है वो जल में नहीं मिलता है, तो ये जल में नहीं मिलता है। ये जो जल होता है जल में नहीं मिलता है। लेकिन जो हेड होता है वो ध्रुवीय होता है और जल के साथ मिल के रहना चाहता है, वो जल के साथ मिल के। तो यही चीज़ याद रखना है। साबुन का जो टेल होगा, टेल कौन सा पार्ट होता है, तो 17 कार्बन हाइड्रोजन 33 वो होता है, ये टेल होता है और ये पानी के साथ अभिलय होता है, पानी के साथ नहीं मिलता है। लेकिन जो हेड होता है, हेड CO- जो होता है, ये हेड होता है, ये जल के साथ विलय होता है और ये ध्रुवीय भी होता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे गंदगी साफ करने का, तो वो कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गंदगी साफ करने में साबुन की क्रिया विधि क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि गंदगी को साफ करने में साबुन की क्रिया विधि कैसे काम करता है उसके बारे में। ये किस पर क्वेश्चन भी आता है। साबुन का उपयोग कपड़ों की गंदगी को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक, कपड़ों में प्रायः चर्बीदार, धूल कण या ग्रीस सटे रहते हैं। कपड़े के साबुन अगर जलीय विलयन में डालने पर साबुन और कपड़े की गंदगी परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। साबुन और कपड़े की जो गंदगी होता है परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और साबुन के अणु तेल की बूंदों या ग्रीस के घेर कर इस प्रकार मिश्रण बना लेती है कि जल विरोधी स्टीरेट आयन तेल में रहता है, जबकि जलग्राही भाग ग्रीस के कारण बाहर की ओर रहता है। जबकि जो जलग्राही होता है वो बाहर की ओर रहता है। तो ये इससे क्या होता है कि एक दूसरे को अब छोड़ना भी नहीं चाहता। अब एक दूसरे को यहाँ पर छोड़ना भी, यहाँ पर सही समझना है। अब देखो साबुन का बनावट ध्यान में यहाँ पे रखना, कैसे इसको दिखाया जा रहा है। अब मान लो कि यहाँ पे हम कपड़ा है, ये मेरा कपड़ा है, मान लो इसमें एक गंदगी को दिखा दे रहे, कि चलो ये इसमें गंदगी है, ये इसमें क्या है, गंदगी है। गंदगी से किसको लगाव है, साबुन का 2 हिस्सा दिखाए थे। ठीक, साबुन का 2 हिस्सा दिखाए थे, याद रखना है, एक ऋणायन एक धनायन वाला। तो ये जो C17 होता है, C17H33 और इधर ये आयन वाला हिस्सा होता है CO- आयन। ठीक है, तो ये जो होता है इसको जल से लगाव है और इसको गंदगी से लगाव है। इसको किससे लगाव है, इसको गंदगी से लगाव है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, देखो यहाँ पर दिखाया भी है, ऋणायन वाला को यहाँ पर बाहर में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो हिस्सा होता है ये क्या करता है, ये गंदगी के पास जाता है। लेकिन ये चाहता है कि हम जल के साथ चले जाएं। ये क्या चाहता है, जो जल है इसमें हम जल के साथ चले जाएं। अब ये दोनों के बीच में तकरार हो जाता है कि ये तो भाई कपड़े में जो गंदगी लगा हुआ उसके पास जाना चाहता है, उससे ये आकर्षित होता है, और ये जो होता है ये जल से आकर्षित होता है। अब करे तो क्या करे, तो अब ये एक दूसरे से बंधन ये तोड़ भी नहीं सकता है। इस कारण से इसके बीच का बंधन तोड़ भी नहीं सकता है। इस कारण से क्या करता है, कपड़े से गंदगी को ये साथ में लेके चला जाता है। कपड़े से ये जो गंदगी होता है इस गंदगी को यहाँ से साथ में लेके चला जाता है। तो कपड़े से गंदगी को यहाँ पर ये साथ में लेके चला जाता है और तब पानी के साथ ये क्या करता है, पानी के साथ वापस लेके निकल जाता है। तो पानी के साथ इसीलिए गंदगी क्या होता है, लेके चला जाता है। इसलिए गंदगी जो होता है उसका जो पूँछ होता है, जो टेल वाला हिस्सा होता है, जो यहाँ पर टेल वाला हिस्सा होता है, यही टेल क्या करता है, गंदगी को खींचता है। ठीक है, यही टेल जो होता है वो गंदगी को खींचता है और गंदगी को खींच कर लेके जाता है। और किसका, ये वाला जो पूँछ वाला हेड वाला हिस्सा होता है, ये जो हेड वाला हिस्सा होता है इसको पानी खींचता है। ये एक दूसरे से टूट नहीं सकता है, इसलिए गंदगी को साथ में लेकर चला जाता है और ये पानी के साथ लेकर निकल जाता है बाहर। ठीक, तो वही चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया कि यहाँ पर बहुत सारे गंदगी है और गंदगी को क्या कर रहा है, साबुन का जो हेड वाला तेल वाला हिस्सा है वो खींच ले रहा है और इस सबको अपने में क्या हो रहा है, जुटा ले रहा है। सबको अपने अंदर क्या कर रहा है, जुटा ले रहा है और वो
हेड जो टेल वाला हिस्सा है वो जल के साथ बाहर निकलने का तैयार थी, एक दूसरे से बॉन्ड तोड़ नहीं सकता है। ये इसी साथ साथ गंदगी को लेकर भी क्या होता है, पानी निकल जाता है। तो यही प्रोसेस होता है कपड़े को साफ करने में। अब अगर लिखना चाहते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आ जाएगा। अगर लिखना चाहोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए आ जाएगा। इसलिए काम क्या करना है कि अपने से इसको लिखने की कोशिश करना है, अपने से क्या करना है, इसको लिखने की कोशिश करना है। अभी यहाँ पर छोटा मोटा चीज़ें दिया हुआ है जो कि कोई खास उपयोगी है नहीं। कुलाइडी विलयन का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते, तो औषधि वगैरह बनाने में, रबर का उद्योग में करते हैं। ये सब जगहों पर कुलाइडी विलयन का उपयोग देखने को मिला है। जल को शुद्धिकरण में भी हम लोग देखते हैं कुलाइडी विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुम अवक्षेपण के रूप में भी दिया जाता है। तो डेल्टा का निर्माण करने में भी किया जाता है। तो ये अलग अलग जगहों पर इसका निर्माण किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में भी हम लोग देखने को मिलता है। कृत्रिम वर्षा भी कराया जाता है, कहीं कहीं देश में कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, जहाँ पे बादल रहता है तो वहाँ पे कुछ आयन का छिड़काव करके बादल को क्या किया जाता है, बारिश के रूप में गिराया जाता है। तो उसी को हम लोग कृत्रिम वर्षा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना था, ये सब जो मेन टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, हम चाहते हैं इनऑर्गेनिक का पार्ट एक साथ कुछ जितना भी दिन लगे एक साथ उसको कंप्लीट करेंगे और इसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक PDF हम शेयर कर देंगे, या उसका हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकाल देंगे, वही चीज़ को पढ़ लेना है। अलग से इसका नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो चीज़ पढ़ाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इनऑर्गेनिक का पार्ट में। इसलिए कि इनऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, उसमें सिर्फ रटने वाला चीज़ें देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे वो ख़त्म होगा, फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से फिजिक्स का टॉपिक हम लोग कुछ पढ़ेंगे, और फिर ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ कर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस टाइम पर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ये चैप्टर इसी के साथ ये कंप्लीट हो चुका है।